मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। निर्भया कांड के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 12:30 बजे सुनवाई करेगा। दोषी मुकेश ने याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही 1 फरवरी के डेथ वारंट पर भी रोक लगाने की मांग की है। दोषी मुकेश की ओर से ये याचिका वकील वृंदा ग्रोवर ने दायर की है। कोर्ट ने 1 फरवरी को चारों दोषियों को फांसी देने का आदेश दिया है, जिसके तहत कल तिहाड़ जेल में तीसरी बार चारों दोषियों के फांसी का ट्रायल किया गया। पटना में बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। बिजली विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बिजली बोर्ड को निजी कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है, जिसके खिलाफ सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। भीड़ में कुछ लोगों ने अंदर दफ्तर में भी घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पटना विद्युत बोर्ड ऑफिस के सामने सरकारी कर्मियों पर अभी लाठीचार्ज हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सभी कर्मचारी यहाँ पर विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा होकर हंगामा कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर फोर्स पहुंची है। अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की इस कार्रवाई में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि बिजली बोर्ड का निजीकरण होगा, लेकिन कर्मचारियों का दावा है कि सरकार इस ओर अपने कदम बढ़ा रही है। इतनी बड़ी कंपनी को कौड़ी के दाम पे हम प्राइवेट को क्यों बेचें? सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ भी प्राइवेट मेकिंग कंपनी हुई है वो अपने बेनिफिट के लिए वो इसका इस्तेमाल करेगी, ना कि सरकार के हित में काम करेगी। बिजली विभाग के कर्मचारी इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अगर वाकई बिजली बोर्ड निजी कंपनियों के हाथों में चला जाता है तो उनकी नौकरी पर तलवार लटक जाएगी। ओडिशा के जाजपुर में लोगों के लिए दहशत बन चुके हाथी को पकड़ लिया गया। हाथी के हमले में कई लोगों की मौत से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन करते हुए हाथी को जल्द पकड़ने की मांग की थी, जिसके बाद वन विभाग ने इस हाथी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। करीब 100 कर्मचारियों और जवानों को हाथी को पकड़ने के अभियान में लगाया गया। जंगल में छिपे हाथी को तलाशने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया गया। हाथी को ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से बेहोश करने के लिए भी खास लोगों को बुलाया गया। तैयारी पूरी होने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और हाथी की तलाश शुरू की गई, लेकिन हाथी हर किसी को चकमा देता रहा। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे बेहोश कर पकड़ लिया गया। ये हाथी पिछले कुछ दिनों से इलाके के लोगों के लिए आतंक की वजह बना हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने कल से मुंबई में नाइट लाइफ की शुरुआत कर दी है। 24 घंटे मुंबई में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल्स खुले रखने को लेकर सरकार ने परमिशन दे दी है, लेकिन सरकार की परमिशन के बावजूद भी मुंबई में रात 1:30 बजे के बाद मॉल्स, होटल्स और सभी दुकानें बंद रही। आदित्य ठाकरे के चुनावी क्षेत्र वल्ली में ट्रिया मॉल भी रात 1:30 बजे के बाद बंद हो गया। तो वहीं विधानसभा से महज 100 मीटर की दूरी पर CR2 मॉल भी बंद दिखाई दिया। रात के 2:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मैं इस समय आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ली में हूँ। वर्ली के अट्रिया मॉल के बाहर की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ग्लास के बाहर होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें कहा गया है नाउ ओपन मुंबई 24 आवर्स, यानी 24 घंटे मुंबई शुरू हो गई है। जो महाराष्ट्र सरकार की संकल्पना थी वो शुरू हो चुका है, लेकिन अट्रिया मॉल 1:30 बजे तक बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी कस्टमर दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारे शॉप्स क्लोज हो गए हैं, साथ ही जितने भी फूड्स के रेस्टोरेंट थे, खाने के रेस्टोरेंट थे, वो सब बंद हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर एक भी कस्टमर आपको नज़र नहीं आ रहा है। मैं विधानसभा के ठीक बगल CR2 मॉल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मॉल पूरी तरीके से बंद है। अंदर जितने भी शॉप्स हैं वो सब बंद हो चुके हैं, रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और विधानसभा से महज 100 मीटर की दूरी पर ये CR2 मॉल है। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र सरकार की संकल्पना है मुंबई 24 घंटे शुरू रखने की, उसको यहाँ पर पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है और यहाँ पर ये मॉल फिलहाल 1:30 बजे से पहले ही बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर नहीं थे और साथ ही साथ इस मॉल को इसे किसी भी तरीके का इंटीमेशन नहीं मिला था। बिहार के छपरा में एक लड़की में कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण मिलने के बाद उसे पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में भर्ती करवाया गया। चीन में पढ़ाई कर रही ये लड़की कुछ दिन पहले ही छपरा लौटी थी, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे छपरा के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन इलाज के दौरान लड़की में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद डॉक्टरों ने उसे PMCH के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद एक एम्बुलेंस के जरिए उसे पटना ले जाया गया। सस्पेक्टेड को भी लाया जा रहा है, वो जो चाइना से हैं उनकी जांच चल रही है और कोई बात नहीं। डॉक्टरों ने भी बिना देर किए लड़की को भर्ती कर लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। आइसोलेशन वार्ड हमने तैयारी कर दी है। ब्लड भेजेंगे यहाँ से,
पुणे जाकर पुणे से फिर रिपोर्ट आएगा। हालांकि इस दौरान लड़की काफी गुस्से में नजर आई और खुद को कोई भी बीमारी नहीं होने का दावा किया। महाराष्ट्र के भंडारा में मरने का नाटक करके एक आदमी बाघ से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। रिहायशी इलाके में घुस आए बाघ ने इस आदमी को दबोच लिया था, लेकिन बाघ के झपट्टा मारते ही यह आदमी मरने का नाटक करते हुए जमीन पर पेट के बल लेट गया। इस बीच बाघ काफी देर तक उस आदमी के बगल में बैठा रहा, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं देख वो उसे छोड़कर वहां से भाग निकला। बाघ के दूर जाते ही वो आदमी भी उठ खड़ा हुआ। इससे पहले बाघ के रिहायशी इलाके में घुसने पर लोगों ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। भीड़ देखकर घबराया बाघ सड़क पार करते हुए दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन वहां भी लोगों का झुंड देखकर वो पलटा और भीड़ में शामिल एक आदमी पर हमला कर दिया। इस बीच आसपास मौजूद लोग भी वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि उस आदमी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खुद को बाघ से बचा लिया। गुजरात के सूरत में गाय भैंसों के एक तबेले में भीषण आग लग गई। ये आग तबेले की छत पर रखे घास के एक ढेर में लगी, जिसने पास की एक इमारत को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से लपटें और धुआं उठने लगा। क्योंकि उस इमारत की छत पर भी सूखी घास के ढेर रखे हुए थे, इसलिए आग तेजी से फैलती चली गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने मिलकर तबेले में बंधी गाय भैंसों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। खबर मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप के जरिए तबेले के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करने लगे, जबकि कुछ लोग इमारत के दूसरे हिस्से से लपटों पर पानी डालने लगे। कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया और सभी जानवरों को सुरक्षित बचा लिया गया। भड़काऊ भाषण देने के मामले में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की पुलिस ने तलाश तेज कर दी। पुलिस के मुताबिक शर्जील का मोबाइल फोन आखिरी बार पटना में चालू हुआ था। आरोपी शर्जील बिहार का ही रहने वाला है, इसलिए पुलिस ने वहां उसकी तलाश तेज कर दी। और इसी कड़ी में पुलिस जहानाबाद भी पहुंची। जहानाबाद में शर्जील इमाम के पैतृक गांव में उसकी तलाश की गई। पुलिस के मुताबिक उसे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह पता चला है कि शर्जील इमाम पटना जाने से पहले जहानाबाद भी गया था। हालांकि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। पटना में भी पुलिस ने उसकी तलाश की, हालांकि उसे वहां भी कामयाबी नहीं मिली। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की तलाश कर रही है, लेकिन उसके घर वालों का कहना है कि इस सब के पीछे बड़ी साजिश है। बेटा मेरा निर्दोष है, बस अल्लाह से उम्मीद है कि बेटा मेरा सही सलामत लौटेगा। उसने कोई ऐसा गलत बयान नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा मने किया जाए कि जिसमें उनके गवर्नमेंट पर असर पड़े और गवर्नमेंट पर दबाव पड़े। उसने कोई गलत बयान नहीं किया। वहीं फरार चल रहे जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई। असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर 5वां राज्य है जहां ये एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर भी भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज की गई है, जिसके बाद अब आरोपी की तलाश की जा रही है। हालांकि खबरें हैं कि शर्जील इमाम कोर्ट में सरेंडर कर सकता है और उसके दिल्ली में ही कहीं छिपे होने का दावा है। शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ और इस मामले में पुलिस को अब तक 4 वीडियो मिल चुके हैं जिनकी जांच चल रही है। हालांकि मामला जेएनयू के एक छात्र और सीएए और एनआरसी के विरोध से जुड़ा है, इसलिए इस पूरे मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया। और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने तो आरोपी शर्जील इमाम के बहाने जेएनयू पर हमला बोल दिया। जेएनयू में जो शिक्षा का केंद्र है, लेकिन वो राजनीति का केंद्र बन गया है, गुंडागर्दी का केंद्र बन गया है। तो मुझे लगता है कि जेएनयू प्रशासन ने भी उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बीजेपी ने भी आरोपी शर्जील इमाम को निशाने पर लेते हुए शाहीन बाग के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए। शर्जील इमाम जैसे व्यक्तियों को अनुमति दे रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं कि वहां उस मंच पर बैठकर वो भारत की विभाजन की बातें करें या मांग करें। इसका जवाब इनको भी देना पड़ेगा। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस नेताओं की राय बटी नजर आई। कुछ ने शर्जील पर लगे आरोपों को साजिश बताया, तो कुछ नेताओं ने उसके खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। जिस लोगों का नाम ले रहे हैं और जिस नाम पे ये लोग मुस्लिम और हिंदू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सब षड्यंत्र बीजेपी का है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसे बयान देता है जो देश की अखंडता के खिलाफ जाते हैं, उनके ऊपर सीधे सीधे केस होना चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली चुनाव में आरोपी शर्जील इमाम का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी उनका रुख साफ करने की मांग की। केजरीवाल जी, मैं आपको पूछने आया हूं, आप शर्जील इस्लाम को पकड़ने के पक्ष में है या नहीं है, वो जरा दिल्ली की जनता को बता दो। आप शाहीन बाग वालों के साथ है या नहीं है,
वो जरा दिल्ली की जनता को बता दो। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर सीएम केजरीवाल ने भी हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए आरोपी शर्जील इमाम पर अपना रुख साफ किया और उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर केंद्र सरकार से ही सवाल पूछ लिया। केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे पर केंद्र की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। भड़काऊ भाषण देने के मामले में 5 राज्यों की पुलिस जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की तलाश कर रही है। इस बीच शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता अमित जानी ने विवादास्पद बयान देने वाले शर्जील इमाम पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया। एक नारा आज मैं इस देश को देता हूं कि भारत हम शर्मिंदा हैं, शर्जील इमाम जैसे लोग जिंदा हैं। जो भारत को काटने की बात करे, ऐसे व्यक्ति गर्दन काट देनी चाहिए, और जो गर्दन काटेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेके कोर्ट कचहरी, जेल, जमानत, मुकदमा, वकील, सारा कुछ इंतजाम मैं देखूंगा और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम करूंगा अपनी निजी संपत्ति, निजी कमाई से। ओडिशा के जाजपुर में हाथियों को बेहोश कर रिहायशी इलाके से हटाया गया। ओडिशा के जाजपुर में पिछले एक हफ्ते में हाथियों के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने हाथियों को बेहोश कर हटाने का अभियान चलाया। यूपी के मेरठ में पतंग उड़ाने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग के समय एक की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के इटावा में बदमाशों ने देर रात एक बीजेपी नेता को गोली मारकर घायल कर दिया। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन के पास 2 लोग किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस बीच दोनों में जमकर मारपीट हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर के अंदर घुसकर कुछ बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान के धौलपुर जिला अस्पताल से मोबाइल चोरी कर भाग रहे एक लड़के को मरीज के परिजनों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बिहार के पूर्णिया में लगी भीषण आग में 12 घर जलकर राख हो गए। वहीं दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला, जिसके लिए उन्होंने एक अखबार में छपे बेरोजगारी के एक आंकड़े को अपना हथियार बनाया और एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार के नौकरियां देने के वादों पर सवाल उठा दिए। यही नहीं, प्रियंका ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने प्रियंका गांधी को सही ठहराने में देर नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को रोजगार दे पाने में पूर्ण रूप से असफल हो गई है। इसके बाद बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी पर पलटवार किया और कांग्रेस को देश की बदहाली का जिम्मेदार बता दिया। देश को 7 दशकों में दिवालियेपन के कगार पर कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया है। देश के सारे पब्लिक सेक्टर को उजाड़ कर रख दिया था। आज प्रियंका गांधी इस सरकार से सवाल पूछ रही हैं। नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूजा भट्ट, काफिल खान, समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख और जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद शामिल हुए। इस मौके पर इन लोगों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर पूजा भट्ट ने कहा कि मतभेद देशभक्ति का सबसे अच्छा रूप है। उन्होंने जोर दिया कि सीएए, एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से हमें यह संदेश मिलता है कि अब आवाज उठाने का समय आ गया है। किसी ने मुझे पूछा था कि what do you have to say, what message do you have for the students who are protesting? तो आई सर हम इतने एरोगेंट नहीं हो सकते। आई थिंक स्टूडेंट्स ने हमें एक मैसेज दे दिया, अभी जाग जाओ, गेट अप एंड स्पीक अप, बिकॉज टू स्पीक विद साइलेंस व्हेन वी शुड प्रोटेस्ट इज व्हाट मेक्स कावर्ड्स आउट ऑफ मेन एंड द टाइम हैज कम टू रेज आवर वॉइसेस। आतंकी हमलों के अलर्ट के बीच कस्टम्स विभाग ने मुंबई और जयपुर से 85 लाख के ड्रोन बरामद कर लिए। दावा है कि इन ड्रोन की तस्करी विदेशों से अवैध तरीके से की जा रही थी, जिसकी भनक लगते ही कस्टम्स विभाग ने मुंबई और जयपुर में 2 कंपनियों पर छापा मारा और 37 ड्रोन जब्त कर लिए। इन ड्रोन को बरामद करने के बाद बड़ी साजिश का शक जताया गया। छापेमारी में 37 ड्रोन मिलने के बाद कस्टम्स विभाग के अधिकारियों के भी होश उड़ गए और उन्होंने बिना देर किए इसकी जांच शुरू कर दी। रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हमने इसको सीज किया है सारे ड्रोन्स को, और अभी हम ये फाइंड कर रहे हैं कि ये ड्रोन्स आए कौन से, कहां से आए, मतलब ये इंडिया में कौन से रूट से आए। साथ ही प्रशासन ने कई जगहों पर सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। चीन में कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ते जा रहे हालात के बीच भारत सरकार ने वुहान में मौजूद अपने नागरिकों को निकालने की तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने वुहान शहर में फंसे 250 से ज्यादा भारतीय छात्रों को वहां से निकालने का फैसला किया है।
इसके लिए भारत और चीन एक दूसरे के साथ संपर्क में है और चीन की मंजूरी मिलते ही इन छात्रों को वहां से निकालकर भारत लाया जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। अभी तक चीन से भारत आने वाले करीब 34,000 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 450 लोगों को शक के आधार पर कड़ी निगरानी में रखा गया है। हालांकि इनमें किसी के भी इस वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति पर विपक्ष ने सवाल उठाया। योगी सरकार की नई आबकारी नीति के मुताबिक राज्य के वो सभी पब और बार जो शराब परोसते हैं रात 2 बजे तक खुले रह सकते हैं। और विपक्ष ने इसी बात का विरोध किया क्योंकि उसके मुताबिक अगर पबों में देर रात तक शराब परोसी गई तो राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। योगी बाबा की सरकार में शराब को बेचने का प्रोत्साहन किया रहा है और इसी कारण अपराध और बलात्कार घटना में वृद्धि हो रही है। लेकिन राज्य सरकार का दावा विपक्ष से बिल्कुल उलट है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को रेगुलराइज करने से जो एक्साइज की चोरियां होती थीं, लोग अवैध तरीके से शराब रोडों पे बैठ के पीते थे, ये सब चीज़ें अब बंद होंगी और कानून व्यवस्था को भी इसका लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने यह फैसला सरकार की आमदनी बढ़ाने के नजरिए से लिया और इसका दावा है कि नई आबकारी नीति की वजह से सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होगी। 1 अप्रैल से लागू होने वाले इस फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश में शराब परोसने वाले बार रात 2 बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि होटल के शराब परोसने वाले बार रात 4 बजे तक खुले रह सकते हैं, सुबह 4 बजे तक। हालांकि इसके लिए बार मालिकों को ज्यादा फीस चुकाकर आबकारी विभाग से इजाजत लेनी होगी और नई लाइसेंस फीस के तहत देसी शराब के लिए 10%, विदेशी शराब के लिए 20% और बियर के लिए 15% ज्यादा रकम चुकानी होगी। इसके अलावा शराब के स्टॉक और क्वालिटी की जानकारी के लिए दुकानों पर बारकोड सिस्टम लगाने के भी आदेश दिए गए। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर बनाने का पहला चरण 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। खबरों के मुताबिक कि नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर 70 एकड़ की जमीन पर बनेगा, जिसमें 3.3 एकड़ में गर्भगृह बनेगा। खबर है कि राम मंदिर का गर्भगृह गुजरात के सोमनाथ मंदिर से भी बड़ा होगा। वहीं मंदिर 2 मंजिला होगा, जिसके दूसरे मंजिल पर राम दरबार बनेगा। उसी स्वरूप में जो स्वरूप राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान समाज में प्रचलित हुआ, उसी स्वरूप में मंदिर निर्माण हो। जो पत्थर की घड़ाई अनेक वर्षों से अयोध्या में चल रहे हैं, उन्हीं पत्थरों से वो मंदिर बने। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने नागरिकता संशोधन कानून को जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत की जीत का पहला कदम बताया, जिस पर विवाद बढ़ गया। शशि थरूर ने एक दिन पहले जयपुर में हुए एक कार्यक्रम में यह बयान दिया था और इसके साथ ही उन्होंने सरकार को नागरिकता संशोधन कानून को एनपीआर और एनआरसी से नहीं जोड़ने की नसीहत भी दी थी। If the CAA were to lead to an NPR and NRC that would pursue the same line, if that happens, only then would you say that Jinnah's victory is complete. बीजेपी ने शशि थरूर के इस बयान को लोगों को बरगलाने की कोशिश बताया। जिन्ना की जो थ्योरी थी वो तो कांग्रेस आप लोगों ने उसको 1947 में उसको कामयाब बनाया था, उसी का नतीजा है कि ये कठिनाइयां आ गई हैं। जेडीयू ने भी शशि थरूर पर पलटवार किया और उनकी समझ पर सवाल उठाए। जिन्ना के भूत को एक बार फिर से हिंदुस्तान की सियासत में लाने की अगर शशि थरूर कोई भी कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है अति बुद्धिजीविता में कई बार व्यक्ति जनमानस को समझ नहीं पाता है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने थरूर के बयान को सही ठहराया। जिस धार्मिक संकीर्णता के आधार पर जिन्ना की राजनीति चली थी, उस राजनीति को हमें कभी उसको प्रीमियम नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रतिरोध की ये स्वर पूरे देश में है। बिहार के पूर्णिया में आग की चपेट में आने से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि खाना बनाते वक्त निकली चिंगारी की वजह से वहां आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते आसपास की दूसरी झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। भीषण लपटें देखकर वहां हड़कंप मच गया और डरे हुए लोग आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। इस बीच कुछ लोग लपटों पर बाल्टियों से पानी डालते नजर आए, लेकिन लपटें इतनी जबरदस्त थी कि लोगों की इन कोशिशों का उन पर कोई असर नहीं दिखा। आग को बेकाबू होता देख लोग किसी तरह अपने अपने घरों को लपटों से बचाने की कोशिश करने लगे। इस बीच दमकल को भी जानकारी दी गई, लेकिन काफी देर बाद भी दमकल की कोई गाड़ी वहां नहीं पहुंची। हालांकि बाद में इलाके के लोगों की मदद से ही आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
दिल्ली का चुनावी दंगल शाहीन बाग और आम आदमी पार्टी के काम के मुद्दे पर इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता शाहीन बाग के मुद्दे के बहाने केजरीवाल सरकार पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी चुनाव में बार बार अपने काम गिना रही है। एक दिन पहले ही दिल्ली की एक रैली में अमित शाह ने शाहीन बाग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा था, जिसके अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन के मकसद पर सवाल उठाया। शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं। ये विरोध के लिए नहीं है, ये विरोध मोदी विरोध है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर सीधा निशाना साधा। राहुल गांधी खामोश हैं, केजरीवाल भी खामोश हैं, उनके लोग खूब बोल रहे हैं। बीजेपी ने शाहीन बाग की बात की तो आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के काम के मुद्दे पर फोकस करती नजर आई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सबसे पहले अपने काम की बात की। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं सुधरेगी, काम करने से सुधरेगी। हमसे सीखो काम कैसे करते हैं। काम करना हमको आता है, इनको केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और गंदी राजनीति करनी आती है। जिसके बाद उन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शन की वजह से लोगों को होने वाली परेशानी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और उसके नेताओं को प्रदर्शन में शामिल लोगों से मिलने की नसीहत दी। आज लिख के ले लो, ये 8 तारीख तक रास्ते नहीं खुलने वाले, 9 को खुल जाएंगे। ये शाहीन बाग के रास्ते भारतीय जनता पार्टी खोलना ही नहीं चाहती। जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं, सबको जाना चाहिए शाहीन बाग, जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो रास्ते खुलवाने चाहिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के काम के प्रचार के लिए केजरीवाल आपके द्वार नाम के अभियान की भी शुरुआत की। उधर दिल्ली के रिठाला में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए रैली की और रैली में केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे और सभी ने मंच से दिल्ली की जनता से विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। रिठाला में हुई रैली में अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। सांसद हंसराज हंस ने भी मंच से बीजेपी की जीत का नारा दिया। रैली में अमित शाह के निशाने पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल थे। इसके साथ ही रैली में उन्होंने शाहीन बाग में नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। कमल के निशान पर बटन इतने जोर से दबाना कि बटन तो यार रिठाला में दबे, करंट शाहीन बाग में लगे। यही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शाहीन बाग के मुद्दे पर अभियान भी शुरू कर दिया। इस बार के चुनाव की कमान अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल ली। चर्चा है कि बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति शाहीन बाग के मुद्दे के इर्द गिर्द ही तैयार कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने शाहीन बाग में कौन किधर नाम का अभियान शुरू किया, जिसके तहत बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी और लोगों से यह पूछेंगे कि वो शाहीन बाग के प्रदर्शन के समर्थन में है या फिर विरोध में। खबर है कि पिछले 10 दिनों में बीजेपी के लिहाज से दिल्ली में माहौल बदला है, जिसे भुनाने के लिए पार्टी के 200 सांसद 1 फरवरी को राजधानी में इकट्ठा होंगे और पूरी रणनीति तैयार करके 2 फरवरी से दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की करीब 10,000 छोटी बड़ी सभाएं करने का भी लक्ष्य रखा गया है। एक तरफ दिल्ली में शाहीन बाग पर सियासत गर्म है तो दूसरी ओर मुंबई में भी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ बेमियादी धरना शुरू हो गया। मुंबई सेंट्रल के नागपाड़ा इलाके में एक दिन पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आकर बैठ गईं, जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। अरे जातिवाद से, अरे कट्टरवाद से, अरे तानाशाही से। विरोध प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं, जो इस प्रदर्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। डटे रहेंगे, हम भी हिलेंगे नहीं। आज जब तक आवाज़ हमारी पहुंचे नहीं तब तक हम और ऊंची आवाज़ लगाएंगे, पर आवाज़ तो पहुंची कभी ना कभी, हम हिलेंगे नहीं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची। नारों के जरिए, अलग अलग गानों के जरिए, अलग अलग कविताओं के जरिए जो है यहाँ पर लगातार सीएए और एनआरसी का विरोध किया जा रहा है। मांग यही है कि ये कानून देश में लागू नहीं होना चाहिए और इसलिए क्योंकि सरकार इस पूरे मुद्दे पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। इन लोगों के इस विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध कर रहे इन लोगों ने अपने प्रदर्शन को मुंबई बाग नाम दिया, जिसमें लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। इनमें शामिल कुछ लोगों ने दीवारों पर नारे लिखकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया।
लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई रास्तों को बंद कर दिया और पुलिस के जवानों की संख्या भी बढ़ा दी। पुलिस का जो बंदोबस्त है अगल बगल के एरिया में वो रखा गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, चाहे डीसीपी हो इलाके के, एसीपी हो, लोकल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हों, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि एक दिन पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। रेलवे को यात्री किराए से होने वाली कमाई में कमी दर्ज की गई। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रेलवे को यात्री किराए से होने वाली कमाई में कमी दर्ज की गई। यात्री किराए से होने वाली कमाई दूसरी तिमाही की तुलना में 400 करोड़ रुपए गिर गई। भारतीय महिला हॉकी टीम को मेजबान न्यूजीलैंड ने 2-1 से हरा दिया। इस तरह 5 मैचों की ये सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और उन पर कन्हैया कुमार और उमर खालिद को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जेएनयू नारेबाजी मामले में कन्हैया कुमार और उमर खालिद आरोपी हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक पुलिस की चार्जशीट को अपनी मंजूरी नहीं दी। उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए 2019 के जनवरी में पुलिस ने केस के लिए केजरीवाल से परमिशन मांगी। आज 2020 हो गई है, उसने परमिशन नहीं दी है। पश्चिम बंगाल में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजा। धर्मशाला में चल रहे रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले में मुंबई के क्रिकेटर सरफराज खान ने दोहरा शतक लगा दिया। मेजबान हिमाचल प्रदेश के खिलाफ वो मैच के पहले दिन 226 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले सरफराज ने पिछले रणजी मुकाबले में 301 रनों की पारी खेली थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक चुनावी रैली के समय मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। 5000 नई डीटीसी की बसें आएंगी, आ गई क्या? नहीं। कहा था 15 लाख हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, लगा लिया। फ्री वाईफाई कहा था, लग गया भाई? मैं ये नहीं कह रहा कि कल क्या करें, पर क्या किया है इस आधार पर हमको तय करना चाहिए। दिल्ली के रिठाला में हुई एक रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भीड़ से विवादास्पद नारे लगवाने का आरोप लगा। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में राहुल गांधी और केजरीवाल पर भी हमला बोला। चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर के बयान पर रिपोर्ट मांगी है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, ये कौन है गद्दार? पप्पू को भूल गए? ये दोनों ऐसे हैं कि इमरान खान से कड़ी शुरू होती है और राहुल गांधी केजरीवाल तक सारे चलती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की रैली में लगे विवादास्पद नारे पर कांग्रेस ने पलटवार किया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में जनता को जागना होगा और जो इस तरह का घृणित बयान देते हैं उनको दोबारा करारा जवाब देना पड़ेगा। केंद्र ने सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसमें सरकार अपना पूरा हिस्सा बेचना चाहती है और इसीलिए एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। एयर इंडिया सस्ती हवाई सेवा मुहैया कराने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने जा रही। SATS यानी सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज के साथ भी एयर इंडिया ने जो साझा कंपनी शुरू की थी उसकी भी 50% हिस्सेदारी भी बेची जाएगी। हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी रखने वालों को 17 मार्च तक बोली लगाने का समय दिया गया है। घाटे से जूझ रही एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही सरकार ने इसके सभी कर्मचारी संगठनों से बातचीत भी शुरू कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता कानून के खिलाफ हुई हिंसा के लिए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता कानून के खिलाफ हुई हिंसा मामले में दायर सभी 14 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और राज्य सरकार से पुलिस की कार्रवाई पर 17 फरवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है। पटना के सब्जी बाग और पटना विश्वविद्यालय के पास नागरिकता कानून के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी शामिल हुए और सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मुल्क की जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये तो आप नहीं दे पाए, अब हमसे कागज मांगने पर तुले। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के पास एक तेंदुए की लाश पाई गई।
पंजाब से भागकर आईएसआई के शहर पर पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी हरमीत सिंह की लाहौर गुरुद्वारे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी सांसद विजय गोयल पड़पड़गंज विधानसभा में शशि गार्डन की झुग्गियों में दौरा कर रात में वहां रुके और झुग्गियों में रहने वालों की परेशानी सुनी। झारखंड की लोहरदगा में सीएए के समर्थन में रैली के समय हुई पत्थरबाजी में घायल एक आदमी की रिम्स में इलाज के समय मौत हो गई। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई गई। एक दिन पहले राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने स्कूलों को रोजाना संविधान की प्रस्तावना पढ़ाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जयपुर के एक सरकारी स्कूल में न्यूज 18 पहुंचा, जहां छात्राओं को सुबह की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई गई। राजस्थान सरकार की एक आदेश दिया और उस आदेश में कहा गया कि अब सरकारी विद्यालयों में जो है वो संविधान की प्रस्तावना प्रतिदिन पढ़ाई जाएगी। संविधान की प्रस्तावना पढ़ाने से पहले स्कूल में प्रार्थना भी करवाई गई। राज्य सरकार की संविधान की प्रस्तावना पढ़ने की पहल की टीचरों ने भी तारीफ की और बच्चों के लिए देश का संविधान जानना जरूरी बताया। यही कल के नागरिक होंगे तो अपने नागरिकों से जुड़े हुए इनके अधिकार और कर्तव्य और संविधान की जो रूपरेखा है वो समस्त इन बच्चों को समझाने की नींव अभी से रखी जाएगी। राजस्थान के कोटा में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वहां की सबसे बड़े महाराव भीम सिंह अस्पताल के बाहर से अतिक्रमण हटाया। पुलिस बल के साथ प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और अस्पताल के बाहर सरकारी जमीन पर कब्जा कर खोले गए कई दुकानों को गिराया। इस काम में प्रशासन की ओर से खुदाई करने वाली मशीन को लगाया गया था। अतिक्रमण हटाने के बाद वहां पर दुकानों का सामान बिखरा दिखाई दिया। बताया गया कि सरकारी जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसे खाली करने का उन्हें कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन जब दुकानदारों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। प्रशासन के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के काम में जनता से सहयोग करने की अपील की। नागपुर में 19 साल की एक लड़की के रेप के आरोप में 52 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। रेप के आरोपी पर बलात्कार के बाद पीड़ित लड़की के साथ बर्बरता का भी आरोप लगा है। दरअसल पीड़ित लड़की जिस फैक्ट्री में काम करती थी, आरोपी वहीं सुपरवाइजर था। 21 जनवरी को लड़की को अकेले पाकर आरोपी ने पहले तो उसके साथ रेप किया, फिर उसे टॉर्चर भी किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया है। तो अब आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जहां पर लड़की काम करती थी वहीं पर आरोपी सुपरवाइजर था, उसने उसके साथ बलात्कार किया और अब उसे पकड़ लिया गया है। लोन लेकर घर खरीदने वालों को बजट में बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। अभी इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपए तक पर टैक्स में छूट मिलती है। खबर है कि शहरी आवास मंत्रालय ने होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से बात की है और ये मांग भी की है कि होम लोन के मूलधन चुकाने यानी प्रिंसिपल पेमेंट पर इनकम टैक्स में अलग से छूट दी जाए। मौजूदा समय में होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट को इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। इसी धारा के तहत छोटी बचत, जीवन बीमा प्रीमियम और बच्चों की स्कूल फीस पर इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट भी शामिल है। इसकी अधिकतम सीमा सालाना 1.5 लाख है। बीजेपी के सहयोगी और केंद्र सरकार में शामिल एलजेपी ने बिहार में 119 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा कर दिया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी 119 सीट पे हम लोगों को चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है और वहाँ पार्टी वहाँ पर तैयारी कर रही है 119 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूती से। बीजेपी ने बिहार में 119 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के एलजेपी के दावे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बीजेपी ने साफ कर दिया कि पार्टी आलाकमान ही सीटों का बंटवारा तय करेगा। ये अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कहा है। अपनी पार्टी है, अपना राग है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गायक अदनान सामी को पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और उनका आरोप है कि अदनान को पद्म सम्मान सरकार की चमचागिरी करने के इनाम में मिला है। मोदी जी का जो गुणगान करेगा उसको भारतीय नागरिकता के साथ साथ पद्मश्री भी दिया जाएगा। हमें लगता है ये भारत की जनता का अपमान है। कांग्रेस आरोप लगाने में एनसीपी से आगे निकल गई और अदनान के पिता के काम और सीएए के जरिए इसे पाकिस्तान से जोड़ दिया। क्या ये नए भारत का निर्माण है कि इस देश का सैनिक, घुसपैठिया और पाकिस्तान वायु के सैनिक के परिवार पद्मश्री से नवाजे जा रहे हैं? इस पे सोचना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा।
इससे पहले कि सरकार जवाब दे, खुद अदनान ने ट्विटर पर जयवीर शेरगिल की समझ और उनकी कानून की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर दिए। मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्रीय कानून मंत्री भी सामने आए और कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस की नौटंकी देखिए कि अदनान स्वामी को दिया तो उस पर परेशानी है। ये क्या है कांग्रेस की सोच? वो आए, भारत के नागरिक बने, अच्छे गायक हैं, भारत को सलाम भी करते हैं, हमने सम्मान किया, उस पर परेशानी है। हालांकि अदनान सामी को नागरिकता के मुद्दे पर कांग्रेस में एक राय नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल की राय से दिग्विजय सिंह की राय अलग है। अदनान सामी को पद्म पुरस्कार देने पर दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए उन्हें बधाई दी और इस बात का क्रेडिट भी लिया कि उन्होंने ही मोदी सरकार से सामी को भारतीय नागरिकता देने की अपील की थी। लेकिन दिग्विजय की राय से अलग कांग्रेस की तरफ से अदनान सामी की नागरिकता और उन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठे तो संबित पात्रा ने इसे सोनिया गांधी की नागरिकता से जोड़ दिया। हम सवाल पूछना चाहते हैं, सोनिया जी, आपके पिताजी स्टीफेनो माइनो वह भी हिटलर और मुसोलिनी के आर्मी में थे। ही फॉट अलोंगसाइड मुसोलिनी एंड हिटलर एज अ फासिस्ट आर्मी। फासिस्ट आर्मी में खुद सोनिया जी के पिता थे। क्या उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी कहेगी कि सोनिया गांधी जी को किस प्रकार से भारत में नागरिकता दे दी गई? बात सोनिया गांधी तक पहुंची तो कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और बीजेपी के बयान को शर्मनाक बताने में देरी नहीं की। सोनिया गांधी से बड़ा त्याग और बलिदान इस देश के लिए और किसी ने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उन्होंने और उनके परिवार ने, राजीव गांधी ने अपनी जान गंवा दी इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह के बयान देने की।